जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला बाई आकाश में। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है आपका, जिसका नाम है वैद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। इसका फुल वन शॉट वीडियो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के वन शॉट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोडेड कर दिए हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके उसको देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 यानी कि पूरा चैप्टर 3। इसमें से कुछ भी नहीं छूटने वाला है, चाहे वो डेरिवेशन हो या फिर कोई न्यूमेरिकल हो। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्टिंग करेंगे और एक एक क्वेश्चन आपको इसका बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है या फिर पिछले 3-4 सालों में आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, वैद्युत धारा की परिभाषा व मात्रक लिखिए। तो भाई चैप्टर का नाम है वैद्युत धारा, तो हमें ये तो पता ही होना चाहिए कि वैद्युत धारा होती क्या है, क्या इसके फॉर्मूले होते हैं और कैसे इसको हम लोग डिफाइन करेंगे अपने एग्जाम में। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे कि किसी चालक में आवेश के प्रवाह की समय दर को हम लोग बोलते हैं वैद्युत धारा। यानी कि जैसे कोई चालक तार है, उसमें अगर आवेश प्रवाह हो रहा है तो उसके और समय के अनुपात को हम लोग बोलेंगे वैद्युत धारा। तो इसका फॉर्मूला आप लोग देख सकते हो कि वैद्युत धारा किसके समानुपाती होती है, आवेश के, और विद्युत क्रमानुपाती होती है समय के दर के। यानी कि हम लोग लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं I = Q/T। यानी कि किसी चालक में आवेश प्रवाह और उसके समय के दर के अनुपात को हम लोग बोलते हैं वैद्युत धारा। यहाँ तक का क्लियर। तो यहाँ पर भाई अगर Q की जगह हम लोग लिख लें Ne, यानी कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें जो है प्रवाहित हो रहे हो तो n अगर हम लोग रखेंगे Q = Ne। तो यहाँ पर भाई Q की जगह पर क्या रख देंगे, Ne। तो भाई फॉर्मूला देखो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, I = Ne/T, जहाँ पर बच्चों n हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो रहे हैं, और E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन खत्म होगा। इसमें आप लोग पढ़ोगे मात्रक इसका क्या होता है, तो भाई मात्रक इसका देख लो, यहाँ से निकाल लो। आवेश का होता है कूलॉम/समय, ठीक, यानी कूलॉम/सेकंड लिख सकते हो, या फिर सबसे फेमस मात्रक है इसका एम्पियर, और जो कि आपका 1 नंबर में पूछा जाता है बहु विकल्पीय में। क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन मेरा फिनिश हुआ। चलिए इसी तरह से हम लोग देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, अनुगमन वेग किसे कहते हैं, मुफ्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। यानी कि अनुगमन वेग और जो आपका वैद्युत धारा होती है इसमें क्या रिलेशन होता है, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पूछा है कि अनुगमन वेग किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यही पढ़ेंगे कि अनुगमन वेग होता क्या है। तो यहाँ पर देख लो कि वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए, यहाँ पर ध्यान देना, बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से धन सिरे की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर होगा क्या कि ऐसा वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन, भैया ये डायग्राम पहले ध्यान से देख लो यहाँ पर जो बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ एक सेल लगा हुआ है प्लस माइनस। जनरली हमारी करंट जो फ्लो होती है वो प्लस से माइनस की ओर फ्लो होती है, बट एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव ज़्यादा हो जाए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये माइनस वाला इधर है ना, एक पीएन संदेश की तरह समझ लो, इधर ये माइनस पॉइंट है मेरा क्योंकि माइनस से जुड़ा हुआ है, ये प्लस पॉइंट है, इसको ऐसे समझो। तो जनरली करंट क्या होना चाहिए था, प्लस से इधर जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर अपोजिट हो रहा है। मतलब विद्युत क्षेत्र का इतना प्रभाव है यहाँ पर कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर की तरफ मूव होने लगे, यानी कि माइनस से प्लस की ओर मूव होने लगे। Vd यहाँ पर लिखा हुआ है वेलोसिटी, यानी कि अनुगमन वेग होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। E यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र जनरेट हो रहा है, और ये है किसी चीज़ का एरिया, यानी कि जो तार लिया है हमने चालक तार, ये उसका क्षेत्रफल है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि ऐसा वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर बढ़ते हैं, है ना, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव धन सिरे की ओर बढ़ते हैं, उसे अपवाह वेग या फिर अनुगमन वेग कहते हैं। अपवाह वेग मतलब आप लोग ऐसे समझ सकते हो, जैसे नदी का प्रवाह होता है कि एक ही डायरेक्शन में वो फ्लो हो रही है। अब उसके अपोजिट अगर आप नाव, अपनी कागज़ की नाव अगर अपोजिट चलाओ तो चलेगी, नहीं चलेगी, वो तो उसी के क्षेत्र में भागेगी ना। तो मतलब नदी के प्रवाह में चलेगी वो। तो अपोजिट अगर आप चलाने की कोशिश कर रहे हो तो उसको बोलेंगे अपवाह, यानी कि आप प्रवाह होता है एक तरह से विलोम सब समझ लो, प्रवाह का उल्टा होता है अपवाह। यानी एक फ्लो हो रही नदी इस डायरेक्शन में, आप किस कोशिश कर रहे हो, इधर बहने की, तो आप अपवाह कर रहे हो, यानी कि अनुगमन उसका नहीं कर रहे हो। तो इसी को बोलते हैं मेरे भाई अपवाह वेग या फिर अनुगमन वेग। तो ये जो सिद्धांत लिखा है, इसका कैसे लिखा जाएगा, इसको देख लो कि माना किसी चालक का क्षेत्रफल A है, यानी कोई चालक तार लिया है हमने, इसका जो एरिया है वो A है, तथा अनुगमन वेग Vd है।
तो 1 सेंटीमीटर में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, तो संख्या बराबर हो जाएगा n, यानी किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, vd पे डिपेंड कर रहा है, यानी NaVd, तो संख्या इज इक्वल टू हो जाएगा NaVd। अभी आगे और हम लोग देखेंगे, इसको बहुत ध्यान से देखना क्योंकि बच्चों ये 3 नंबर में पूछे जाने वाली बेहद ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि t समय बाद गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मान लो वो तो जो अभी हमने पीछे पढ़ा NaVd वो तो केवल संख्या थी, लेकिन अगर t समय बाद यानी अगर उसमें समय भी इन्वॉल्व कर दिया जाए तो NaVd इंटू टी हो जाएगा, इतना अंतर होगा। अब यहाँ पर देखो Q इज इक्वल टू Ne से, Ne हमें यहाँ पर क्यों फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे क्या है, ये NaVdT। तो भाई Q इज इक्वल टू N के प्लेस पर आप लोग रख दोगे ये NaVdT और E हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब हम यहाँ से निकालेंगे चालक में प्रवाहित धारा, क्योंकि हमें अनुगमन वेग में संबंध भी तो बताना है। तो भाई यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। Q हमारा क्या है, NaVdTe, तो वो हमने ऊपर लिख लिया, और T मेरा भाई नीचे हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये T से ये T मेरा कैंसिल आउट हो रहा है, तो बचा हुआ जो होगा वो I के इक्वल में हो जाएगा NeaVd। तो यही संबंध होता है अनुगमन वेग और वैद्युत धारा के बीच में। तो इसको भाई आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। कर लिया, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा घनत्व की परिभाषा लिखिए, अपवाह वेग एवं धारा घनत्व में क्या संबंध है। तो इस चैप्टर से संबंध वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि क्या संबंध है अपवाह वेग, ठीक, और धारा घनत्व में, या अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में। तो अभी आप आगे और इस तरह से क्वेश्चन पढ़ने वाले हो। तो यहाँ चलिए हम लोग सबसे पहले पूछा है धारा घनत्व की परिभाषा, तो हम धारा घनत्व की परिभाषा देखेंगे। तो धारा घनत्व की परिभाषा क्या होती है, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यानी कि किसी चालक तार के एकांक क्षेत्रफल में जितनी धारा प्रवाहित होती है उसी को हम लोग बोलते हैं धारा घनत्व। तो धारा घनत्व इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैद्युत धारा अपॉन में क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला किसका, धारा घनत्व का। भाई धारा घनत्व को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, J से करते हैं, वैद्युत धारा को I से करते हैं, क्षेत्रफल को A से करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो यही होता है धारा घनत्व का फॉर्मूला। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं मात्रक इसका क्या होता है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपवाह वेग और धारा घनत्व में संबंध। तो मात्रक देख लीजिए, इसका है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, और वीमा इसकी यहीं से निकाल लेंगे मेरे भाई। तो एम्पियर यानी कि A और मीटर स्क्वायर यानी L स्क्वायर, तो L माइनस 2A इसका हो जाएगा वीमा। अब ये जो क्वेश्चन में हमसे ये देखिए सेकंड पार्ट पूछा था कि अपवाह वेग और धारा घनत्व में संबंध, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये भी भाई 3 नंबर में पूछा जाता है। लेकिन यार अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा यार, तो ये आप लोग गलत कर रहे हो भाई। चैनल को सब्सक्राइब यार जरूर कर दो, क्योंकि आप लोग के लिए मैं मेहनत से ऐसी वीडियो बनाता हूँ। आप ही लोग सपोर्ट नहीं करोगे यार, तो फिर मेरा ऐसे वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। अपना प्यार आप लोग नहीं दिखाएंगे, अपना सपोर्ट नहीं दिखाओगे, तो भाई कैसे काम चलेगा, है ना। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। अगर वीडियो में कुछ भी आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो मेरे भाई आप आराम से डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग कुछ ना कुछ करो जरूर, चाहे लाइक करो चाहे डिसलाइक करो। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने इसके दूसरा जो पार्ट है अपवाह वेग और धारा घनत्व में संबंध पर। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। तो अपवाह वेग बोलो या अनुगमन वेग बोलो, बात वही है ना। तो इसी के बीच में रिलेशन देख लेते हैं क्या है। तो भाई धारा घनत्व का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, J इज इक्वल टू आई ए, है ना, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। तो I मेरा क्या होता है NeaVd, तो I के प्लेस पे NeaVd आप लोग रख दोगे, तो यहाँ से A से A मेरे भाई कट जाएगा, आपके सामने आ जाएगा J इज इक्वल टू NeVd। तो बस इतना सा रिलेशन होता है अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच में। क्लियर हो गया, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आप लोग यहाँ देख पा रहे हो लिखा हुआ है ओम का नियम लिखिए। तो भाई ओम का नियम तो हम लोगों ने हाई स्कूल में भी पढ़ा था, तो सेम आप लोग चाहो तो वही वाला यहाँ पर भी छाप सकते हो, बट यहाँ पर थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उस समय आपका था क्लास 10th और इस समय है आपका 12th, है ना। तो थोड़ा तो स्टैंडर्ड आपको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड कैसे बढ़ाएंगे, इसमें थोड़ा सा ग्राफ बना देंगे, मात्रक वगैरह जो है लिख देंगे और इसका फॉर्मूला वेरीफाई कर देंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले तो इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, चालक तार जो होता है उसकी भौतिक अवस्था क्या होती है भाई, टेम्परेचर यानी कि बाहर से जिसका हीट उसको मिल रही हो, दाब यानी कितना नीचे दबा हुआ है,
लंबाई यानी कितना लंबा है, क्षेत्रफल यानी कितना चौड़ा है। तो ये सब होती हैं किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं। तो अगर इसमें कोई परिवर्तन ना करें हम लोग तो चालक के सिरों के बीच यानी तार के स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक के बीच लगा विभवांतर यानी जो वोल्टेज लगेगा उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है या फिर अनुक्रमानुपाती होता है, दोनों चीज़ें सेम है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिख लेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यहाँ पर भाई अनुक्रमानुपाती का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट लगता है R का फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे तो हो जाएगा V अपॉन I, और V अपॉन I हमारा क्या होता है, यही फॉर्मूला होता है ओम के नियम का। मात्रक इसका देख लेते हैं, लिखा हुआ है ओम, और ये आपको छोटा सा हेडफोन ऐसा बना देना है, ये होता है इसका यूनिट। ठीक है, कि किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, न्यूमेरिकल में आपको इसी तरह से दिया जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे इसका भैया ये ग्राफ जो दिया हुआ है कि ग्राफ क्या है, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पर देखो इधर ये जो लाइन है ये डिनोट कर रही है, जो वाई एक्सिस की लाइन है ये डिनोट कर रही है आई यानी करंट को, और ये एक्स एक्सिस की जो लाइन है ये वी यानी वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो दोनों चीज़ें ये वाला आप लोग फॉर्मूला देखिएगा, दोनों चीज़ें क्या हैं यहाँ पर देख लो, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, यानी i जितना बढ़ेगा उतना ही बढ़ेगा हमारा v। अगर i की वैल्यू 1 है तो v की वैल्यू 1, i की वैल्यू 2 है तो v की वैल्यू 2। तो यहाँ पर देखो ये अगर हम मान लें ये 1, ये 0.2, ये 0.3, इसी तरह से ये 1, ये 2, ये 3। तो भाई i की वैल्यू मानते हैं हम किसी टाइम अगर 3 है तो इसको थोड़ा सा मेरे भाई आगे बढ़ा देते हैं, i की वैल्यू क्या है 3 है। सेम उसी समय पे जब i की वैल्यू 3 है तो v की वैल्यू भी 3 होगी। तो चलिए इसको भी हम आपस में मिला देते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है 3 है, यानी कि ये प्लेस जो है ये बराबर होगी। यहाँ पर जो हमारा रेजिस्टेंस लगेगा उसको हम लोग मिला देंगे मेरे भाई, और यही होगा आपका रेजिस्टेंस। तो इसको हम लोग बोलते हैं R। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप लोग बना दोगे ग्राफ। तो आपको अगर ग्राफ बना दोगे देखो तो एग्जामिनर के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, और चांसेस हैं कि वो आपको आगे आपकी जो भी गलती होगी उस पर इतना फोकस नहीं करेगा यार, आपको नंबर दे देगा, क्योंकि ये ग्राफ थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है। इससे ये एग्जामिनर को पता चलेगा कि बच्चा पढ़ने में सही है, उसने ध्यान से पढ़ा है। तो ऐसे में आपके लिए बेनिफिट ये होगा कि आगे चल के अगर आप कॉपी में कुछ गलत कर देते हो तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे के ऊपर प्रेशर होगा, इस वजह से वो नहीं कर पाया। तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं इसमें नंबर ना कटने के। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए उसके बाद देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखनी है। यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, यानी कि प्रतिरोधकता। तो पढ़ लो इसको क्या लिखा हुआ है, किसी धारावाही चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। इसका फॉर्मूले से आप लोग याद करोगे, ई मतलब यहाँ पर हमारा वैद्युत क्षेत्र जो लिखा हुआ है, यानी कि देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को, धारा घनत्व क्या था J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, अभी पीछे बढ़ के आए। तो इन्हीं दोनों के भैया रेशियो को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्लियर है। ई का फॉर्मूला होता है यानी वैद्युत क्षेत्र का V अपॉन L, यानी कि वोल्टेज अपॉन जो L यानी लेंथ जो हो जाएगी। अब यहाँ पर सबकी वैल्यू हम लोग भैया पुट कर देंगे। तो E की वैल्यू क्या है V अपॉन L, J अभी हमने पीछे पढ़ा I अपॉन A, इन दोनों को रिवर्स करोगे, इनका रेसिप्रोकल करोगे तो V अपॉन L इंटू A अपॉन I है ना, ये पहले जाएगा इसके बाद में आई जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इंटरचेंज करेंगे अपना फॉर्मूला बनाने के लिए। तो V अपॉन L A अपॉन I है, अगर इन दोनों को हम आपस में इंटरचेंज कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि आई एल देखो हमने कर दिया, इधर I कर दिया और A के नीचे L कर दिया। ऐसा क्यों करा हमने, ताकि ये जो V अपॉन I है ये हमारा R इज इक्वल टू V अपॉन I, अभी हम ओम का नियम पढ़ के आए हैं पीछे, तो वो हमारा R बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा R, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रो इज इक्वल टू ये V अपॉन I मेरा हो जाएगा R, और A अपॉन L हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया। ठीक है, तो ये होता है मेरा विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। ठीक है, तो मात्रक इसका देख लो होता है ओम मीटर, और विमा हो जाएगी ml3 t-3 a-2। क्लियर हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट अगर आपको करना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा विद्युत ऊर्जा को परिभाषित करो, यानी कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो क्या होती है। तो पढ़ लो भैया क्या लिखा हुआ है कि जब किसी चालक के भीतर विद्युत आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाया जाता है तो जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर भैया ऐसे समझो, जैसे ये आपका कोई परिपथ बना हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई चालक तार है, जैसे भी हम लोगों ने अनुगमन वेग में बनाया था ना, इस तरह से नीचे यहाँ प्लस था, यहाँ पर माइनस था, इस तरह से था, ये प्लस ये माइनस। तो
किसी चालक तार में, ठीक, या परिपथ में एक सिरे से वैद्युत आवेश को दूसरे सिरे यानी यहाँ तक लाने में जो ऊर्जा हमारी खर्च हो रही है उसी को बोलते हैं वैद्युत ऊर्जा। ध्यान से पढ़ लो फिर से एक बार डेफिनेशन, कि जब किसी चालक के भीतर विद्युत आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाया जाता है तो जो ऊर्जा व्यय यानी खर्च होती है उसको वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्लियर? फॉर्मूला पढ़ोगे तो वैद्युत ऊर्जा इज इक्वल टू होता है विभवांतर इंटू आवेश के। इसको हम लोग लिख सकते हैं W यानी कि वैद्युत ऊर्जा है ना, वर्क जो होता है, और उसका विभवांतर यानी V आवेश इंटू Q हो जाएगा। उसके बाद V Q की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू IT फॉर्मूला होता है, पढ़ा होगा, एक IT होता है एक NE होता है, तो यहाँ पर हमने IT वाला यूज़ करा। और यहाँ पर V का, भाई Q का यूज़ कर रहे हो तो V कहेगा भाई मेरा भी यूज़ करो, जब उसका यूज़ कर रहे हो साथी का, तो चलिए V का भी यूज़ कर लेते हैं भैया। V का होता है IR, और यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरे भाई, IR जब यहाँ पर रखोगे तो I स्क्वायर हो जाएगा और RT हो जाएगा, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। और मात्रक होता है भाई, जब वैद्युत ऊर्जा पूछा है तो ऊर्जा का मात्रक हो चाहे कार्य का मात्रक हो, हमेशा से ही जूल रहेगा। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि विद्युत शक्ति को परिभाषित करो, यानी कि पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या होती है? तो ध्यान से पढ़ो कि किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने से, ठीक, यानी ऊर्जा के खर्च होने के समय के दर को हम लोग विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी कि किसी विद्युत परिपथ में कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है, हानि हो रही है ऊर्जा की, ये खर्च हो रही है, उसके और समय के दर के अनुपात को हम लोग विद्युत शक्ति बोलते हैं। यानी कि विद्युत शक्ति क्या होगी, जो ऊर्जा खर्च हो रही है समय के सापेक्ष, उसको हम लोग विद्युत शक्ति बोलते हैं। तो विद्युत शक्ति को हम लोग डिनोट करते हैं P से। ऊर्जा हमारी हो जाएगी W और समय हो जाएगा T। W इज इक्वल टू VIT, हमने अभी पीछे पढ़ा है फॉर्मूला विद्युत ऊर्जा में, जस्ट पहले जो हमने क्वेश्चन पढ़ा वहाँ पर W इज इक्वल टू VIT पढ़ा हमने, तो यहाँ पर W की जगह VIT रख देना, तो VIT अपॉन T हो जाएगा। फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ T से T भाई जब काटोगे तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर P इज इक्वल टू VI बन जाएगा, और V इज इक्वल टू IR अगर रखोगे तो आपका हो जाएगा I स्क्वायर R। नहीं IR रखना है कोई दिक्कत नहीं, V इज इक्वल टू VI पे छोड़ देना, यहाँ तक भी सही रहेगा। सही यहाँ तक भी रहेगा, आप आगे नहीं करोगे तो इतना मान लो नहीं याद रहा, यहीं तक छोड़ दिया तब भी सही है, ठीक है। नंबर आपको पूरे ही मिलेंगे। मात्रक होता है इसका वर्क का जूल, समय का सेकंड, या फिर सबसे फेमस इसका होता है वॉट। तो बहुविकल्पीय में अगर एक नंबर में आपको दे देता है जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है तो आप लिखोगे विद्युत शक्ति का, और वॉट अगर दे देता है किसका मात्रक होता है तब भी आप विद्युत शक्ति ही लिखोगे। क्लियर हो गया? चलिए इसी तरह से अभी एक और क्वेश्चन मेरे पास आने वाला है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन अभी 2024 में आके उठा है, तो इसको आपको थोड़ी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन की, ठीक है। देखो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? यानी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है किसी सेल का, वो क्या होता है? तो इंटरनल रेजिस्टेंस देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या है कि सेल का घोल, यानी जो सेल होता है, घोल होता है, विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे यार सेल का घोल कैसा होता है, मिक्सी में उसको चला दिया जाता है क्या, चटनी की तरह बन जाता है सेल? तो नहीं भैया, देखो सुनो, घोल क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोड विभव, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो वहाँ पर आप लोग देखते होंगे कि एक जार में हम लोगों ने सोल्यूशन भरा होता है ना। देखो इस तरह से हम लोग अगर बताएं तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से था, है ना, इस तरह से हमारा दो रॉड डूबी हुई थी, है ना, ऐसी कुछ था, और यहाँ पर एक सोल्यूशन भरा हुआ था, इस तरह से सॉल्यूशन भरा हुआ था। तो यहाँ पर देखो होगा क्या हमारा, यहाँ पर केवल इतना होगा कि ये कैथोड होती है, यानी एक कैथोड होती है, यानी प्लस एक माइनस होती है। तो ये एक दूसरे को, तो देखो प्लस से माइनस की ओर करंट फ्लो होती है, सबको पता है। तो पानी में भी जब डालेंगे घोल में तो ये प्लस से माइनस की ओर फ्लो होगी, लेकिन इसी घोल के कारण, क्योंकि घोल भी देखो अगर हमारा NaCl का बना हुआ है तो ये भी विद्युत अपघट्य होते हैं, यानी इसमें भी करंट फ्लो हो सकती है। और रॉड भी होती हैं सोडियम की, अगर तभी तो इलेक्ट्रोड भी होगा, है ना, यानी जिस धातु की रॉड उसी धातु का पानी, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या कि ये माइनस से प्लस की ओर फ्लो होने लगती है इस घोल के कारण, माइनस से प्लस की ओर। तो ये एक तरह से क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है कि भाई हम तुमको प्लस से माइनस में नहीं जाने देंगे, उल्टा हम माइनस से प्लस में जा रहे हैं,
ठीक। तो ये ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है अंदर और बाहर प्लस से माइनस की ओर जाती है, तो इस कारण क्या होता है, ये थोड़ी सी बाधा उत्पन्न करता है वैद्युत करंट के मार्ग में। तो अब आप लोग इसको पढ़ोगे इसकी डिफिनेशन तो आपको थोड़ा डीपली समझ में आएगा। देखो, सेल का घोल वैद्युत धारा के मार्ग में, है ना, सेल का घोल जो होता है, जो NaCl अभी घोल हमने बताया, वो वैद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है उसी को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब ये भैया किन कारकों पर निर्भर करता है, चलिए ये भी देख लेते हैं हम लोग किन कारकों पर निर्भर करता है। तो पहला है कि सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। यानी अभी जो हमने 2 रॉड डाल के आपको दिखाई थी सोडियम की, अगर उनके बीच की दूरी को हम बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। उसके बाद है वैद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। वैद्युत अपघट्य कौन सा, जो NaCl हमने लिया था, अभी बताया था ना हमने, वैद्युत अपघट्य है ऐसे विलयन जिसमें करंट फ्लो हो सकती है, वो वैद्युत अपघट्य होते हैं। तो उसकी अगर हम कंसंट्रेशन थोड़ी सी इंक्रीजिंग कर दें, यानी सांद्रता बढ़ा देंगे, तो भैया आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, है ना, क्योंकि जितना भाई घोल कम होगा तो थोड़ा कम होगा रेजिस्टेंस, तो कम बाधा उत्पन्न करेगा। अब ज़्यादा कोई हो जाएगा तो और शक्तिशाली हो जाएगा, तो और ज़्यादा प्रतिरोध वो उत्पन्न करेगा धारा के मार्ग में। तो इसका फॉर्मूला मेरे भाई हो जाएगा I = कैपिटल E/R + R। कैपिटल E यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये वैद्युत वाहक बल है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कैपिटल R हो जाएगा मेरा बाह्य प्रतिरोध, यानी जो बाहर प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, और स्मॉल r हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध, यानी इतना प्रेशर झेलना पड़ेगा, यानी बाहर से भी प्रतिरोध अंदर से भी प्रतिरोध, तब जाके जो करंट पनपेगी उसको बोलेंगे हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यानी कि I = कैपिटल E/R + स्मॉल r। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए, इसके बाद अभी आपका एक और चीज़ इस चैप्टर की बची हुई है, शायद आप में से बहुत से लोगों ने पढ़ भी रखी हो या नहीं पढ़ रखी हो, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। वो हैं भैया किरचॉफ के नियम। तो दोनों ही नियम किरचॉफ के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हीटस्टोन सेतु। अभी और भी कई टॉपिक हैं, तो अभी आप लोग देखते रहिए, बस एक से बढ़कर एक टॉपिक आने वाला है। और जो किरचॉफ का नियम आप लोग पढ़ने वाले हो वो 5 नंबर से कम में नहीं आता है, तो थोड़ा सा उसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, किरचॉफ के नियम समझाइए। तो किरचॉफ के मुख्यतः 2 नियम होते हैं। पहला होता है प्रथम नियम, जिसको हम लोग बोलते हैं धारा का नियम। इसके भैया कई नाम होते हैं, इसको हम लोग संधि का नियम भी बोलते हैं। तो एग्जामिनर अगर नाम बदल के आपको क्वेश्चन दे दे तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर ने दे दिया संधि का नियम लिखिए, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर धारा का नियम हमने पढ़ा था, संधि का नियम हमें नहीं पता। तो इसीलिए आप लोग को हम बता दे रहे हैं कि आपका नंबर ना कट पाए। तो इसकी डिफिनेशन देखो कैसे लिखोगे कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो आपके सामने एक डायग्राम हम दिखाएंगे, उसको ध्यान से देखना। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यानी ये एक पॉइंट है बीच में, है ना, ये एक पॉइंट है जहाँ पर सभी धाराओं की संधि हो रही है। संधि मीन्स मिल रही है आकर के, जंक्शन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो I1 यानी ये करंट आ रही है, देखो ठीक, I1 I2 I3 ये संधि पर आ रही हैं, और इसी संधि से I5 I4 जा रही हैं। यानी आने वाली समस्त धाराओं का और जाने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो 0 होता है। क्लियर है। अभी और अच्छे समझना है तो ये इक्वेशन देखो, जितनी चीज़ें इसके पास में आ रही हैं सर्किल के, वो हम प्लस मिलेंगे, यानी पास आ रही हैं, और जो दूर जा रही हैं उनको हम माइनस मिलेंगे, है ना, जो दूर जाता है वो माइनस होता है। तो I1 I2 I3 तीनों पास आ रही हैं, तीनों को हमने पॉजिटिव रखा। I4 I5 दूर जा रही हैं, इसलिए I4 I5 हमने माइनस में रखा, = 0। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, I1 I2 I3 इधर ही रखो, ये दोनों निगेटिव हैं, इन दोनों को इधर भेज दो, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि देखो ये आने वाली समस्त धाराएं अलग हो गई और जाने वाली समस्त धाराएं अलग हो गई, इनका जो बीजगणितीय योग होगा वो 0 होगा। क्लियर हो गया। चलिए, इसी तरह से हम लोग देखेंगे अब इनका द्वितीय नियम क्या होता है। द्वितीय नियम होता है मेरे भाई वोल्टता का नियम, इसको हम लोग बोलते हैं बंद पॉज का नियम। तो बंद पॉज का नियम दे, वोल्टता का नियम दे, या फिर किरचॉफ का द्वितीय नियम दे, बात वही है। डिफिनेशन क्या लिखोगे इसकी, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बंद पॉज के विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पॉज में लगे समस्त वैद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। नोट, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेना, किरचॉफ के द्वितीय नियम को ही बंद पॉज का नियम या फिर वोल्टता का नियम कहते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसका नियम क्या होता है। हम लोग फिलहाल आते हैं इसकी डेरिवेशन पर, जो कि एग्जाम में आपकी आती है, और अगर डेरिवेशन आ गई तो ये आपका कम से कम जाएगा 3 नंबर में। ठीक, और पूरा अगर दोनों नियम आते हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों, तो आपका ये 5 से 6 नंबर से कम में नहीं आएगा।
क्लियर है। चलिए इसके अब हम लोग थोड़ा डायग्राम इसका समझ लेते हैं और इसका कैसे इसकी इक्वेशन लिखेंगे उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक परिपथ शो हो रहा होगा ABEFCD, इस तरह से परिपथ है। तो यहाँ पर 3 EMF लगे हुए यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल E1 E2, सॉरी 2 ही लगे हैं, E1 E2, क्लियर है। रेजिस्टेंस 3 है, R1 R2 R3। तो करंट का जो प्रोसेस होता है वो प्लस से माइनस की ओर फ्लो होती है, हमने बताया आपको, ठीक। चलिए यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मेष फर्स्ट में। मेष क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ABEF केवल इतना बात कर रहे हैं, ऊपर के चौकोर भाग की नीचे से हमको मतलब नहीं है। किसकी बात हो रही है, ABEF। तो पहले बंद पॉज ABF में, तो देखो I1 R1 चली यहाँ से आ रही है, ऐसे इधर आई, ठीक। हुआ क्या, अब देखो इधर से हमारी प्लस से माइनस की ओर जाने के लिए I2 भी निकल चुकी है, किसके साथ, R2 के साथ, I2 R2, ठीक। ध्यान से देखना, I2 R2 क्लियर है, निकल चुकी है यहाँ से। तो यहाँ पर इधर से आ रही है I1 R1 आ रही है, इधर से I2 R2 आ रही है, दोनों के यहाँ पर टक्कर हो जाएगी, यानी I1 R1 पहले लिख लो, माइनस यानी एक दूसरे से टकरा गई तो माइनस हो जाएगा I2 R2, किसके इक्वल हो जाएंगी, E1 माइनस E2, दोनों के जो EMF हैं यानी विद्युत वाहक बल हैं उनके अंतर के, क्लियर। सेकंड देख लो BCDE में, यानी BCDE में, इसमें क्या होगा, इसमें देखो I2 R2 आ रही है साथ में, यहाँ टक्कर नहीं हुई, देखो यहाँ पर R3 भी भैया साथ में चल दी, ध्यान से, ये सॉरी I1 प्लस I2 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये देखो ऊपर से I1 करंट आ रही है तो ये यहाँ तक आ रही है I1, और साथ में देखो यहाँ से जहाँ जैसे यहाँ I1 पहुँची ऊपर से आते हुए साथ में I2 भी लग ली, तो यहाँ पर 2 करंट हो गई, I1 प्लस I2, क्लियर है। तो वही लिखा है यहाँ पर I1 प्लस I2। तो इधर से I2 R2 आ रही है और यहाँ पर I1 प्लस I2 R3 ये पहले से है, तो ये सब प्लस में हो जाएंगी, देखो I2 R2, ठीक, प्लस I1 I2 R3 सब प्लस में हो गया, इज इक्वल टू E2, किसके बराबर है, E2 के। तो बस यहाँ पर आपको छोड़ देना है और यही हो जाएगा आपका किरचॉफ का वोल्टता का नियम यानी दूसरा नियम। इसके बाद हम लोग अब देखने वाले हैं यहाँ से व्हीटस्टोन ब्रिज यानी कि व्हीटस्टोन सेतु। तो मेरे भाई आपको यहाँ स्क्रीन पर एक इमेज शो हो रही होगी जिस पर मैंने ऑलरेडी करा रखा है आपको, हालांकि किरचॉफ के नियम भी मैंने करा रखे थे बट इसमें थोड़ा सा समझाने वाला था तो हमने आपको बता दिया। व्हीटस्टोन सेतु बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और किरचॉफ के इसी नियम पर आधारित है। तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर एक हम इमेज आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्योंकि वीडियो यार काफ़ी ज़्यादा लंबी होती जा रही है एंड मेरे फ़ोन में इतनी बैटरी अब है नहीं, तो आप लोग यार उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं व्हीटस्टोन सेतु का, आप लोग जाके उसको पढ़ लेना। और जैसे ही आप व्हीटस्टोन सेतु पढ़ोगे समझ लेना आपने अपना ये तीसरा चैप्टर है जो विद्युत धारा, ये पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। केवल एक टॉपिक इसमें बचा है आपका व्हीटस्टोन सेतु, उसको आप लोग पढ़ लो, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और अगर हम कभी भूल जाएँ तो आप लोग यार कमेंट करके मेरे को याद दिला देना ताकि हम उसका लिंक आपको दे पाएँ, वरना इस पर जो प्लेलिस्ट है मेरी आप लोग चैनल की देख लीजिएगा, वहाँ पर पहले से सभी वीडियोस अपलोडेड हैं, क्लियर है। चलिए तो आज की इस इंपॉर्टेंट एंड प्यारी सी वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।